हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल या फिर कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइनॉप्सिस। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका साइनॉप्सिस लिखा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हिस्ट्री, थर्ड है डेफिनेशन, फोर्थ है सेल थ्योरी, फिफ्थ है शेप एंड साइज, सिक्स है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेवन है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल और एट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, सेल होती क्या है। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ होता है। जैसे घर एक छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार से सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक या फिर अनेक छोटी छोटी यूनिट की बनी होती हैं, जिन्हें सेल कहते हैं। ठीक है, सेल को बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, मतलब कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सेल में सभी बायोटिक एक्टिविटी जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, इसी कारण सेल को बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। उसके बाद है हिस्ट्री या फिर कोशिका का इतिहास। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। तो सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। तो सबसे पहले जैकेरिया जेनसेन ने 1590 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। उसके बाद एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक लिविंग सेल देखा पॉन्ड वाटर में। ठीक है, वे लिविंग सेल थे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ठीक है, उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा। इसने क्या किया, इसने प्लांट की एक पतली सी लेयर काटकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। इस टुकड़े को कॉर्क कहते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो सेल था वो मधुमक्खी के समान मोटी मोटी दीवारों वाली और अनेक कक्षों का बना हुआ था। इन कक्षों को उन्होंने सेल या फिर कोशिका नाम दिया। ठीक है, और ये जो कॉर्क सेल था वो नॉन लिविंग था। तो जो रॉबर्ट हुक थे वो सबसे पहले नॉन लिविंग जो प्लांट थे उसमें नॉन लिविंग जो कॉर्क थे उसमें सेल को देखा। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट बाउन ने 1831 में न्यूक्लियस को सेल के अंदर देखा। ठीक है, तो ये था सेल की हिस्ट्री। अब हम इसका साइंटिफिक डेफिनेशन देखेंगे कि सेल होती क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो एक सेल है। ठीक है, मतलब कि सेल जो है वो जीवित जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद है सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत। तो दो साइंटिस्ट थे, एक था एम.जे. स्लीडन और एक था थियोडोर स्वान। ठीक है, तो सबसे पहले एम.जे. स्लीडन ने 1838 में, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, उसने प्लांट की सेल थी उसकी स्टडी की। ठीक है, और बताया कि सभी प्लांट जो है वो सेल के बने होते हैं और सेल के बाहर एक वॉल होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थियोडोर स्वान ने 1839 में, जो कि एक जूलॉजिस्ट था, उसने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल की स्टडी की और कहा कि सभी एनिमल भी सेल के ही बने होते हैं। ठीक है, और प्लांट में उपस्थित सेल वॉल, जो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल अब्सेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों की स्टडी एक ही टाइम के थे और दोनों के जो अध्ययन थे, कोशिकीय अध्ययन थे, उसके अनुसार दोनों प्रकार के जीवों की जो सेल्स है वो स्ट्रक्चरल रूप से अधिक समान थे। ठीक है, तो 1839 में ही दोनों ने सेल से संबंधित एक थ्योरी दिया जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है,
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल एनिमल एंड प्लांट्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, मतलब कि सेल जो है वो लिविंग होती है और सभी एनिमल्स एंड प्लांट या फिर सभी जो जीव है वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो सेल को इन्होंने कहा कि सेल जो है वो बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद 1858 में रियोडॉल विर्चो ने देखा कि एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, तो उसने सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट दिया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हर नया सेल जो है वो एक पुराने सेल के डिवीजन के द्वारा बनती है। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्शन ऑफ द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कुछ कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, इसमें से फर्स्ट है वायरस। ठीक है, वायरस जो है वो सेल थ्योरी के अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर और जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो अब्सेंट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियर वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, और जो आरबीसी है वो कंप्लीट सेल नहीं है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनिल जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद है शेप ऑफ सेल या फिर कोशिका की आकृति। तो सेल की अलग अलग शेप होती है, इसमें से कुछ जो है वो डिस्क लाइक होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, कुछ कॉल्यूमनर शेप के होते हैं, कुछ क्यूबॉइड शेप्ड के होते हैं। ठीक है, और शेप के अकॉर्डिंग ही ये फंक्शन करते हैं। जैसे कि आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारा ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबॉइड शेप्ड का होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। ठीक है, अमीबा की तरह ये चेंज होते रहता है। और जो कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल्स है वो लॉन्ग और नैरो होता है। ठीक है, और जो नर्व सेल होता है वो ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। ठीक है, तो जो सेल का शेप है वो अलग अलग होता है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। उसके बाद है साइज ऑफ सेल, कोशिका का आकार। तो अधिकांश एनिमल सेल आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी सेल होती हैं, जिन्हें पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रिच एग में होता है। और जो नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं, ये लगभग 90 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो न्यूक्लियस के प्रेजेंस या फिर अब्सेंट के बेस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले ये बता दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी सेल हैं, जितने भी टाइप के सेल हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, या फिर बैक्टीरिया सेल हो, या फिर फंजाई का सेल है। ठीक है, सभी टाइप के सेल में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड्री होती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। सेकेंड चीज़ जो सभी सेल में कॉमन होती है वे है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के रीजन को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसे आगे स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड है जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल सभी टाइप के सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे प्रोकैरियोट। प्रो मतलब होता है बिफोर एंड कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है या न्यूक्लियस के पहले की लाइफ को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। उसके बाद है यूकैरियोट। तो यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के लक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, यानी कि इसके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। डीएनए को कवर करने के लिए इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होगा, और जिस रीजन में ये फ्रीली प्रेजेंट होगा उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस आर अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिस अब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस इसमें अब्सेंट होगा। ठीक है, थर्ड है क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ ओनली डीएनए। क्रोमोजोम सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है, यानी कि क्रोमोजोम में सिर्फ डीएनए होता है। ठीक है, फोर्थ है राइबोसोम ऑफ 70S साइज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है उसका साइज 70S होता है। ठीक है, फिफ्थ है सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्स है रेस्पिरेशन अकर इन मेसोसोम। रेस्पिरेशन क्या है, तो ये एनर्जी जनरेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग सेल है तो उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी जनरेशन मेसोसोम में होती है। मेसोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या लक्षण हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डीएनए इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कवर होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। सेकेंड है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनेलिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। थर्ड है क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो प्रोटीन और प्रोटीन के अराउंड लिपटा होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए दोनों प्रेजेंट होगा। फोर्थ है राइबोसोम साइज 80S। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है उसका साइज 80S होता है। उसके बाद फिफ्थ है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जबकि फंजाई में सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होगी। ठीक है, सिक्स है रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल है जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी। तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंजाई और एल्गी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है।